हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच में बेसिक जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। वेलकम टू कॉमर्स जर्नी। मेरा नाम है पीयूष जैन और इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में डिपेंडेंट ब्रांच में जब हमने ब्रांच के बारे में पढ़ा था तो ब्रांच दो तरह की होती है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। आज हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात करेंगे और बेसिक अकाउंटिंग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे मेरे क्लाइंट्स में से एक हैं जिनका हैंडीक्राफ्ट का सामान है। ये एग्जाम्पल जो आपने डिपेंडेंट ब्रांच में सुना था, उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली थी। ब्रांच पर कंट्रोल किसका था? हेड ऑफिस का। वो ये हमारा हेड ऑफिस है। ये हमारा हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस से एक ब्रांच कंट्रोल हो रही है। ब्रांच क्या होता है, कितने तरह की ब्रांच होती है, इसके लिए आप हमारा डिपेंडेंट ब्रांच वाला लेक्चर देखिए, उससे आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो ब्रांच जो भी एक्टिविटीज करती है वो ढेर सारी एक्टिविटीज हो सकती है। इन सब पर कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल हमेशा हेड ऑफिस का होता है। हेड ऑफिस ब्रांच की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ब्रांच को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ब्रांच को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें हेड ऑफिस के कंट्रोल में होती हैं। लेकिन अब ब्रांच में बहुत सारी एक्टिविटीज होने लग गई, रोजाना बहुत सारी सेल हो रही है, कभी रिपेयर का खर्चा है, कभी छोटे मोटे मेंटेनेंस के खर्चे हैं, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है वो करते होंगे, कुछ टेम्पररी वर्कर रखने पड़ते हैं। तो जब एक ब्रांच एक रीजनेबल लेवल तक बढ़ जाती है, जैसा कि मेरे क्लाइंट के केस में मैं बता रहा था, उनका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, तो उन्होंने जयपुर में ब्रांच एक खोली थी। अब जयपुर ब्रांच में, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है जयपुर, तो जयपुर में उनका बिजनेस बढ़ने लगा। धीरे धीरे 8-10 तो एम्प्लॉय हो गए, कुछ वर्कर्स काम करते थे, कुछ मार्बल के, कुछ वुडन के वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे और जयपुर में बेचते थे। दिन भर में कम से कम 30-40 ट्रांजैक्शन सेल के होने लग गए। अब थोड़ी शोरूम बड़ा हो गया, शोरूम में थोड़ी बहुत खर्चे शोरूम में होते ही हैं। अब इतनी सारी चीजें जब शोरूम में शुरू हुई तो हर रोज के सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी हेड ऑफिस तक भेजना और हेड ऑफिस में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो हेड ऑफिस में बैठे हुए, उस क्लाइंट के ऑफिस में बैठे हुए लोगों ने डिसाइड किया, क्लाइंट ने डिसाइड किया रादर, कि हम ब्रांच में ही एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर देते हैं और ब्रांच की सारी अकाउंटिंग वहीं पर करें, लेकिन जानकारी हमको भिजवाते रहें और हर महीने के एंड में एक समरी बनाएं और वो समरी हेड ऑफिस भिजवा दें। तो अब हमारे पास ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनने लग गए, प्रॉपर जर्नल बुक लेजर सब बनने लग गए। बताइए, क्या इससे ब्रांच कोई सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनी। केवल अकाउंटिंग पर्पस से हमने अकाउंट्स अलग प्रिपेयर करने शुरू कर दिए। इन अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की समरी होती थी और हेड ऑफिस हम लोग भिजवा देते थे। अकाउंट्स में अगर कोई बात होती थी, कोई खर्चा ज्यादा होता था, तो हेड ऑफिस से फिर इंस्ट्रक्शन आ जाते थे। तो ये जो ब्रांच होती है जो अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि शायद ये हेड ऑफिस से अलग कोई एंटिटी है, अपना सारा काम खुद ही देख लेते होंगे। ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस जो होती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, वो अभी भी हेड ऑफिस से आते हैं। कंट्रोल और ओनरशिप हमेशा हेड ऑफिस की रहती है। केवल अकाउंटिंग पर्पस से ये हमारी ब्रांच अलग ब्रांच हो जाती है। अब ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब, मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करते हैं। मान लीजिए जयपुर में एक हेड ऑफिस है और अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए इन्होंने मुंबई में एक ब्रांच ओपन की है और ब्रांच अच्छी बड़ी सारी ब्रांच है, तो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसी ब्रांच में प्रिपेयर होते हैं। तो हमारे लिए ये ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई। अब इस ब्रांच में हेड ऑफिस से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर होंगे। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई। लेकिन ये ब्रांच और हेड ऑफिस सेम कंट्री में है। अगर सेम कंट्री में हेड ऑफिस और ब्रांच हैं तो हमारे पास ऐसी ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच। वहां पर सेम कंट्री होती है, सेम रूल अप्लाई होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होंगे, लॉ सेम होंगे, कंपनीज एक्ट सेम होगा, करेंसी सेम होगी। तो ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करना, बाद में ब्रांच के और हेड ऑफिस के ट्रांजैक्शन को मर्ज करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक ब्रांच है। अब
हो सकता है हमारे पास फॉरेन ब्रांच भी हो। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है? मान लीजिए जयपुर में एक हेड ऑफिस है, ये इंडिया में है। अब हमने हमारी एक न्यूयॉर्क में, यूएसए में एक ब्रांच खोली। बताइए, अगर हमारे बिजनेस की कोई ब्रांच है जो न्यूयॉर्क में है, तो क्या वो ब्रांच कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं है तो ब्रांच ही। लेकिन अब लॉ थोड़े अलग हो सकते हैं, वहां पर करेंसी अलग होगी जिसमें ट्रांजैक्शन होंगे। तो यहां पर इस ब्रांच के अकाउंट्स होंगे तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ही, लेकिन ये अकाउंट्स कुछ फॉरेन करेंसी में बनेंगे। और अगर फॉरेन करेंसी में अकाउंट्स बनेंगे तो उनको मर्ज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। तो फॉरेन ब्रांच में काम कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हमारे पास एक सेपरेट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर है जो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे, फॉरेन ब्रांच पूरा। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच की बात करेंगे। डोमेस्टिक ब्रांच के हमारे पास मेजरली 4 या 5 लेक्चर होंगे, जिसमें 2-3 तो एडजस्टमेंट्स हैं जिनके लेक्चर होंगे। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि एक डोमेस्टिक ब्रांच में, इंडिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग किस तरह से होती है। तो आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच समझ में आया। इंडिपेंडेंट ब्रांच कितने तरह की हो सकती है? डोमेस्टिक हो सकती है, जो कि उसी कंट्री में हो जिस कंट्री में हेड ऑफिस है, और दूसरा फॉरेन ब्रांच हो सकती है जो किसी दूसरे कंट्री में हो जहां पर हेड ऑफिस नहीं है। अगर हेड ऑफिस इंडिया में है तो ब्रांच इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में हो सकती है, जैसे यूएसए में हो सकती है, इंग्लैंड में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अब अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और इसको समझने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हेड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती हैं और ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है और ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनाते हैं। अब अगर हेड ऑफिस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं तो इनके यहाँ पर कुछ कैपिटल अकाउंट होगा, कुछ रिजर्व अकाउंट होंगे, कुछ खर्चों के, एक्सपेंसेस के अकाउंट हो सकते हैं, इनकम के अकाउंट हो सकते हैं, परचेज के, सेल के, अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं। और सिमिलर इसी तरीके के अकाउंट ब्रांच की अपनी बुक्स में भी होंगे। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो दोनों उसकी अपनी अलग अलग एंट्रीज पास करेंगे। हेड ऑफिस की बुक्स में अगर जरूरत पड़ी तो हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा, ब्रांच की बुक्स में जरूरत पड़ेगी तो ब्रांच एंट्री पास करेगा। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिसकी एंट्रीज दोनों पास करते हो। तो हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उन ट्रांजैक्शन से समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्रीज कैसे पास होती है। सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस है, ब्रांच है। अब मान लीजिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं। बताइए, हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को गुड्स भेजे हैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में इन गुड्स को सेल की तरह दिखा सकते हैं? तो इसमें बोला है हाँ बिल्कुल, दोनों को अलग अलग अकाउंटिंग करनी है तो हेड ऑफिस में आप सेल की तरह बता दीजिए और ब्रांच में इसको परचेज की तरह बता देंगे। तो जब हम सेल करते हैं, राम को सेल किया तो एंट्री क्या पास करते हैं? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को सेल किया तो बताइए एंट्री क्या पास होनी चाहिए? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली यही एंट्री हम लोग पास करते हैं। हाँ, सेल अकाउंट का नाम थोड़ा सा स्पेशल रख देते हैं। सेल अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? इस अकाउंट के नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या नाम रखा सेल अकाउंट को हमने? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस में जब ये गुड्स ब्रांच को जाएंगे, ब्रांच को हम भिजवाएंगे, तो हमारा अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है वैसे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और सेल्स के अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच के लिए ये सामान परचेज है। जब हेड ऑफिस से सामान ब्रांच को मिला तो ब्रांच के लिए ये परचेज की तरह हो गया। अब अगर कोई परचेज करेगा तो अपनी बुक्स में, अब देखो ब्रांच में अलग अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, उसको भी अपनी जर्नल एंट्री पास करनी है। हेड ऑफिस से सामान आया है, अब सामान आएगा तो परचेज है, तो परचेज की एंट्री क्या होती है? अगर मान लो श्याम से परचेज किया हमने तो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेज को डेबिट कर देते हैं और श्याम को, जो पार्टी है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। ब्रांच भी एग्जैक्टली इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। हेड ऑफिस से सामान आया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, श्याम की जगह हेड ऑफिस। अब परचेज का नाम भी इन्होंने एक स्पेशल अकाउंट बनाकर रख दिया। ये स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट जैसी एंट्री हो गई है।
गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट। अब मान लीजिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस भिजवा दिए। ब्रांच को जो हेड ऑफिस से गुड्स मिले थे उनमें से कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, कुछ गुड्स अच्छे नहीं लगे, तो उन्होंने ये गुड्स वापस भिजवा दिए। अब अगर वापस गुड्स भिजवाएंगे तो क्या ब्रांच के लिए ये परचेज रिटर्न जैसा नहीं हो गया? अगर ये परचेज रिटर्न है, अगर ये परचेज रिटर्न है तो एंट्री क्या पास होगी? भाई जब परचेज हुआ था तब परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब जब हमने शाम को गुड्स लौटा दिए तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की जगह हम परचेज वाले अकाउंट काम में लेंगे। तो जब हम हेड ऑफिस को गुड्स लौटाएंगे, ब्रांच जब हेड ऑफिस को गुड्स लौटाएगी तो एंट्री क्या पास करेंगे? रिवर्स एंट्री, सिंपल रिवर्स एंट्री। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। देखिए हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। जब गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच को आते हैं तो ब्रांच परचेज की तरह एंट्री पास करता है। परचेज के लिए एंट्री गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस अकाउंट। और जब ब्रांच ये गुड्स वापस भिजवाता है तो रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। तो अब हमारे पास एंट्री हो जाती है हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। अब हम हेड ऑफिस की बुक्स में देखें, जब हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को भिजवाए थे, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भिजवाए थे, तो हेड ऑफिस के लिए ये सेल था, ये सेल था, तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी सेल की तरह की एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जब ब्रांच से गुड्स ये लौट कर आ गए तो इस सेल की एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, सेल्स रिटर्न की तरह नहीं, सेल की एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो अब एंट्री हो जाती है हमारे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो हमारे पास जब गुड्स रिटर्न होकर आते हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ये जो भी फाइल है, जो भी एंट्रीज हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर हमारे, और वहां पर आप जाकर ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप उससे पढ़िए। ऐसी कैश से रिलेटेड एंट्रीज अपन देख लेते हैं। कैश से रिलेटेड एंट्रीज में क्या होगा? अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भिजवाया है तो हेड ऑफिस ने कैश भेजा है ब्रांच को। अगर हम राम को कैश देते हैं तो बताइए राम को कैश देने की एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब जब हेड ऑफिस ब्रांच को कैश देगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? ब्रांच अकाउंट, जैसे राम अकाउंट डेबिट करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश ब्रांच से हेड ऑफिस के पास आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज हैं, तो यही एंट्रीज हमको पास करनी है। कैश रेमिटेड फ्रॉम हेड ऑफिस तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश अगर ब्रांच से आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सिमिलर तरह की एंट्री, अगर कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भिजवाया है, बताइए ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भिजवाया है, ब्रांच ने कैश भेजा है हेड ऑफिस को, तो हमारे पास एंट्री क्या होनी चाहिए? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ब्रांच के पास हेड ऑफिस से कैश आया है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी एंट्रीज हैं, बेसिक एंट्रीज हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के लिए एक ब्रांच अकाउंट होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट होता है। जैसे हम राम, श्याम, मोहन, सोहन के अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि अब दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग बन रही है, तो यहां पर भी अलग अलग अकाउंट बनते हैं। देखिए ये लेक्चर जो अपन पढ़ रहे हैं ये रिवीजन लेक्चर है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने ये ब्रांच अकाउंट पहले से एक बार पढ़ा हुआ है। आई होप ये एंट्रीज आपको समझ में आई है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट एंट्रीज की बात करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज। बताइए जी, ब्रांच ने कोई खर्चा किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच के अलग बन रहे हैं, हेड ऑफिस के अलग बन रहे हैं। अगर ब्रांच ने कोई खर्चा किया है तो बताइए ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा किया है, सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर रिपेयर का खर्चा है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अगर ब्रांच ने कोई खर्चा किया है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हेड ऑफिस को क्या लेना देना? हेड ऑफिस के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ब्रांच के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। जब साल खत्म होगा तब हम अकाउंट्स मर्ज कर लेंगे, लेकिन साल भर के दौरान ब्रांच अपने ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस अपने ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड करता है। तो अगर ब्रांच ने कोई खर्चा किया है तो ब्रांच एंट्री पास करेगा एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया होता तो
हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री पास करता है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपने अपने खर्चे दोनों बुक करते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, हेड ऑफिस है, ब्रांच है। ब्रांच का मान लो रेंट का खर्चा था, हेड ऑफिस ने बोला मालिक मकान को चेक हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत करो। अब खर्चा तो है ब्रांच का, क्योंकि ब्रांच को रेंट पे करना है, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया? हेड ऑफिस ने। अब इसकी एंट्री क्या पास करें? अगर हेड ऑफिस ये एंट्री पास कर दे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस में तो खर्चा हुआ ही नहीं है, पेमेंट हुआ है, लेकिन खर्चा थोड़ी हेड ऑफिस के माथे आएगा। हेड ऑफिस में खर्चा बुक नहीं होगा। अब मुश्किल ये हो गई कि कायदे से रेंट अकाउंट डेबिट ब्रांच में होना चाहिए, ब्रांच के अकाउंटेंट को लिखना चाहिए हाँ जी मेरा खर्चा है रेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस से हुआ है तो टू कैश हेड ऑफिस का अकाउंटेंट लिखेगा। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, एंट्री पूरी नहीं हो रही है। अब क्या करें? देखिए, अगर हम किसी और के लिए कैश देते हैं तो हम उस पर्सन को अपना डेटर बना लेते हैं, ऐसा यहां पर होगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कैश दिया है तो हम यहां पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे और ये हेड ऑफिस को अपना क्रेडिटर बना लेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर हेड ऑफिस का कोई पेमेंट, ब्रांच का कोई खर्चा हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दिया है तो ब्रांच खर्चा बुक करेगी, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस में बुक होगा। अब ब्रांच खर्चा कैसे बुक करेगी? ब्रांच खर्चा बुक करेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि पेमेंट तो उसने किया ही नहीं है। हेड ऑफिस ने पेमेंट किया है, वहां क्या एंट्री पास होगी? टू बैंक तो करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट हुआ है, लेकिन डेबिट में हम खर्चा बुक नहीं करते हैं। हेड ऑफिस में हम क्या बुक करते हैं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारे पास एंट्री पास हो जाती है, हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक और ब्रांच में एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। सर अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाए, खर्चा है हेड ऑफिस का हो और पेमेंट ब्रांच कर दे, रेंट यहां का है और पेमेंट ब्रांच ने कर दिया, अब क्या होगा? सिंपल है, हेड ऑफिस एंट्री पास कर देगा रेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच और ब्रांच एंट्री पास कर देगी हेड ऑफिस टू कैश, जैसे कि हेड ऑफिस को कैश दे दिया हो हमने। ये चीज समझ में आ रही? बड़ी सिंपल सी बात है। जिस जगह का खर्चा है, खर्चा तो उसी जगह बुक होगा। अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो हम पेमेंट की जगह जो पेमेंट करने वाला है उसको डेटर या क्रेडिटर बना देते हैं। ठीक बात है। अब कई बार क्या होता है, कुछ कॉमन खर्चे होते हैं हेड ऑफिस के, जैसे एडवर्टीजमेंट है। अब पूरी कंपनी का एक साथ एडवर्टीजमेंट होता है तो हेड ऑफिस ने तो बुक कर दिया है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारा पेमेंट कर दिया। अब उन्होंने ब्रांच को बोला कि भाई ब्रांच थोड़ा खर्चा आपको भुगतना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस के खर्चे अगर ब्रांच को एलोकेट होते हैं तो एंट्री क्या होगी? हेड ऑफिस ने पेमेंट एक बार कर दिया है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास हो चुकी हेड ऑफिस में। अब वो एडवर्टीजमेंट का 1000 रुपए का खर्चा हुआ है, अब हेड ऑफिस बोल रहा है कि 800 हमारा खर्चा है, 200 ब्रांच को बुक करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास करें? हेड ऑफिस खर्चा कम करेगा, एक्सपेंडिचर डेबिट हुए हैं तो एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर दो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ब्रांच में एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ब्रांच खर्चा बुक करेगा टू हेड ऑफिस। ये एंट्री समझ में आ रही है? नाउ ऐसे ही परचेज से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखते हैं। अब मान लीजिए ब्रांच ने कोई सामान परचेज किया है। अगर ब्रांच ने कोई सामान परचेज किया है तो हेड ऑफिस को क्या कोई एंट्री पास करने की जरूरत है? हेड ऑफिस क्यों एंट्री पास करेगा? ब्रांच ने सामान परचेज किया, ब्रांच एंट्री पास करे। तो ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच का काम है, ब्रांच ने एंट्री पास कर दी, ब्रांच का अकाउंटेंट ब्रांच में बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ है, हेड ऑफिस को अभी कोई मतलब ही नहीं है। अगर ब्रांच के क्रेडिटर ने ब्रांच को पेमेंट कर दिया, बताइए ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? ब्रांच को कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बड़ी सिंपल सी एंट्री है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं अपन ये एंट्री। अब जब ब्रांच ने सेल किया या ब्रांच ने परचेज किया तो हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा? हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हेड ऑफिस को एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है,
हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा। सेम क्रेडिटर्स ने अगर ब्रांच में पेमेंट किया है, हेड ऑफिस कोई एंट्री पास नहीं करेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो साल के एंड में सब मर्ज करना है एक साथ, अभी फिलहाल कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए डिफिकल्टीज कहां बढ़ जाती है, अब हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं ब्रांच के, और उनको पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दिया। अब हमने ब्रांच ने एक सामान खरीदा था, ब्रांच ने एंट्री पास की थी कि भाई सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये ब्रांच ने एंट्री पास की थी। अब जब पेमेंट का टाइम आया तो हेड ऑफिस ने बोला ठीक है आप रहने दीजिए, ब्रांच को बोला आप रहने दीजिए, हम पेमेंट हम कर देते हैं, और हेड ऑफिस ने पेमेंट कर दिया। अब बताइए क्रेडिटर्स तो हेड ऑफिस में थे नहीं, क्रेडिटर्स कहां थे, क्रेडिटर्स थे ब्रांच में, हेड ऑफिस ब्रांच। यहां पर हमने एंट्री पास की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तब तो हेड ऑफिस ने कोई एंट्री पास नहीं की थी। अब जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का टाइम आया तो पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दिया टू कैश, और क्रेडिटर्स ब्रांच के कम हो गए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब क्या करें, एंट्री को पूरा कैसे करें, अगर ब्रांच के क्रेडिटर्स का पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दिया है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, जैसे उसने ब्रांच को पेमेंट किया हो, और टू कैश, और ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो देखिए यहां पर यही एंट्री पास हो रही है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, हमारे क्रेडिटर्स ब्रांच के क्रेडिटर्स कम हो गए हेड ऑफिस की वजह से, तो हमने हेड ऑफिस को क्रेडिटर बना लिया। सेम अगर हेड ऑफिस के क्रेडिटर थे और पेमेंट ब्रांच ने कर दिया, अब मान लो हेड ऑफिस ने कोई सामान खरीदा था, पेमेंट के लिए वो ब्रांच को बोला अच्छा वो आपके शहर में ही रहते हैं वहीं पर पेमेंट कर दीजिए। बताइए ब्रांच ने पेमेंट किया, क्रेडिटर ब्रांच के नहीं है, क्रेडिटर तो हेड ऑफिस के हैं, बताइए ब्रांच ने पेमेंट किया तो क्या एंट्री पास करें, सर टू कैश होगा, ये तो समझ में आ गया। डेबिट क्या करेंगे, बिल्कुल हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, और हेड ऑफिस के क्रेडिटर कम हो गए, ब्रांच ने पेमेंट कर दिया इसलिए। अब टू कैश हेड ऑफिस का अकाउंटेंट तो नहीं करेगा, उसने तो चेक बनाकर नहीं दिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो एग्जैक्टली यही एंट्री यहां पर भी पास हुई है, नोट्स में आप देख सकते हैं। सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखते हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं सारे, ये सारे ट्रांजैक्शंस एग्जाम में पूछते भी हैं कई बार। अब सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल सेल हुई है ब्रांच में, बताइए सेल की एंट्री क्या होती है, सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन करेगा ये एंट्री, ब्रांच का अकाउंटेंट करेगा, हेड ऑफिस को कोई मतलब ही नहीं है। डेटर्स से कैश कलेक्ट हुआ है, ब्रांच में कलेक्ट हुआ है, ब्रांच एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कुछ बेड डेट्स हुए हैं ब्रांच में, तो बेड डेट्स की एंट्री भी ब्रांच को पास करनी है, क्या एंट्री पास करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सिंपल सी एंट्रीज हैं जो 11th में पढ़ते आए थे हम लोग। बस आपको ये ध्यान रखना है हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बन रहे हैं, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बन रहे हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मिक्स नहीं करना है, दोनों के अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, साल के दौरान दोनों अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लास्ट में दोनों अपना अपना एक अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब उस ट्रायल बैलेंस को मर्ज कैसे करते हैं ये हम अलग लेक्चर में सीखेंगे, अभी हम साल भर के दौरान जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है बस वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ यह है कि ब्रांच के डेटर्स थे, ब्रांच ने कोई सेल की थी, ब्रांच के डेटर्स थे, उनका पेमेंट आने वाला था। अब डेटर बजाय ब्रांच के अपना चेक हेड ऑफिस को पकड़ा गए, हेड ऑफिस में जाके बोला देखिए जी हमने कुछ सामान खरीदा था, ये पेमेंट आप ले लीजिए, हेड ऑफिस ने पेमेंट ले लिया। डेटर है ब्रांच के, ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्डेड है, और पेमेंट किधर कर गए, हेड ऑफिस में। अब हेड ऑफिस का अकाउंटेंट बोल रहा है कैश आया है मेरे पास, तो कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूं, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट बोल रहा है कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूं, लेकिन क्रेडिट क्या करूं। अब बताइए हेड ऑफिस के बुक्स में हेड ऑफिस के अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास करनी चाहिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच में फोन आया हेड ऑफिस से कि आपके डेटर्स आप कम कर लीजिए, आपके डेटर्स पेमेंट कर गए। अब डेटर्स कम करने के लिए टू डेटर्स करना था, हमने टू डेटर्स तो कर दिया, ब्रांच का अकाउंटेंट ने टू डेटर्स कर दिया, डेबिट क्या करें, बिल्कुल हेड ऑफिस। तो हमारे पास जब ब्रांच के डेटर्स हैं, पेमेंट वो हेड ऑफिस में करके चले जाते हैं, तो हम लोग अपने डेटर्स कम कर देंगे, ब्रांच अपने डेटर्स कम कर देगा, और ब्रांच के डेटर्स कम करने के लिए एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं होगी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगी। और हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच के डेटर्स की वजह से कैश आया है तो वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ये एंट्री आपको लिखी हुई है, ब्रांच के डेटर्स हैं, हेड ऑफिस में पे कर गए, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में, और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ब्रांच की बुक्स में। सेम ये रिवर्स सिचुएशन हो सकती है, डेटर है हेड ऑफिस के, पेमेंट कर गए ब्रांच में, अब ब्रांच के पास कैश आया है, ब्रांच क्या एंट्री पास करे, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हमारे पास ये एंट्री पास हो गई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंड कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अब ऐसी एंट्रीज कुछ देखते हैं असेट से रिलेटेड। ब्रांच की असेट्स हैं, ब्रांच ने असेट परचेज की है, तो ब्रांच की बुक्स में असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस को कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। अब हुआ ये है, असेट तो ब्रांच की है लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दिया, सेम कॉन्सेप्ट है वो डेटर क्रेडिटर वाला जो हमने पढ़ा। ब्रांच की बुक्स में असेट आ गई लेकिन कैश नहीं पे किया, बताइए ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, टू कैश तो कर ही नहीं सकते। और हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा, हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा, हमने ब्रांच को कैश दिया है जैसे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हेड ऑफिस ने परचेज की है एसेट फॉर द ब्रांच, तो असेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो देखिए असेट कोई भी खरीदे, डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन बुक करता है, जो असेट को काम में ले रहा है, असेट को तो ब्रांच काम में ले रही है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का खर्चा ब्रांच बुक करेगी, हेड ऑफिस को कोई एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए रोज के ट्रांजैक्शन में, साल भर के ट्रांजैक्शन में सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन जो एग्जाम में अब तक पूछे हैं उनमें से एक है ब्रांच असेट्स व्हेन असेट अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस। अब क्या है हमारे पास सिचुएशन, हेड ऑफिस है, मान लीजिए जयपुर में है, और ब्रांच है मान लीजिए मुंबई में है। अब ब्रांच को एक बिल्डिंग की जरूरत है, इन्होंने हेड ऑफिस से परमिशन मांगी कि हमें एक बिल्डिंग की जरूरत है, आप बिल्डिंग खरीदने की परमिशन दे दीजिए। हेड ऑफिस ने बोला देखो बिल्डिंग तो आप खरीद लो लेकिन बिल्डिंग अकाउंट आप मेंटेन मत करो, बिल्डिंग अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन होने दो, असेट्स के अकाउंट हम ही मेंटेन करेंगे, हमारे पास पूरी लिस्ट रहेगी असेट की, तो ठीक रहेगा अकाउंट्स में, आप बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन मत करो। अब ब्रांच वाला सोच रहा है मैं असेट खरीदूंगा तो टू कैश तो कर दूंगा, डेबिट क्या करूं, अगर बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन करना है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल एंट्री होगी खरीदने की, लेकिन अगर बिल्डिंग अकाउंट मुझे मेंटेन नहीं करना है तो फिर एंट्री क्या पास करें, टू कैश तो कर दें लेकिन डेबिट किसको करें, तो यहां पर डेबिट कौन होगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हेड ऑफिस की बुक्स में हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा लेकिन पेमेंट तो इन्होंने किया ही नहीं है, तो फिर टू क्या करना पड़ेगा इनको, ब्रांच। तो जब असेट अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है तो असेट अकाउंट की एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, तो हमने यहां पर असेट अकाउंट की एंट्री क्या पास की, हेड ऑफिस की बुक्स में असेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मान लीजिए असेट का पेमेंट भी हेड ऑफिस को ही करना है, तो ब्रांच को तो मतलब ही नहीं है, केवल असेट एंजॉय करे, बिल्डिंग में अपना काम चलाए, बाकी खत्म। उसके बाद एंट्री पास होगी ब्रांच टू कैश हेड ऑफिस की बुक्स में, और ब्रांच बोलेगा मुझे कोई एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन मुसीबत आती है साल जब खत्म होता है तब। अब सोचिए ब्रांच ने साल भर एक बिल्डिंग काम में ली है, इस बिल्डिंग का अकाउंट हेड ऑफिस के पास है, काम ब्रांच ने लिया इस बिल्डिंग को, अकाउंट हेड ऑफिस के पास है। अब डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन बुक करेगा, लॉजिकल बात है ये डेप्रिसिएशन का खर्चा ब्रांच को ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन असेट अकाउंट तो है नहीं, तो ब्रांच एंट्री क्या पास करे, ब्रांच का अकाउंटेंट सोच रहा है अच्छा डेप्रिसिएशन का खर्चा मुझे बुक करना है तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करूं टू बिल्डिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग अकाउंट ही नहीं है, बिल्डिंग अकाउंट तो हेड ऑफिस के पास है। अब क्या करें, ब्रांच क्या एंट्री पास करें, देखो कायदे से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो करना ही पड़ेगा,
तो ब्रांच का अकाउंटेंट करता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, और ये इन एंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि इस एंट्री पर क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए हैं। ये एंट्री आप ध्यान में रखिए कि जब असेट अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन होता है तो ब्रांच डिप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, और ये एंट्री पास होती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। डिप्रिसिएशन का खर्चा अकाउंट किसी के पास भी मेंटेन हो रहा हो, डिप्रिसिएशन का खर्चा वो बुक करेगा जिसने उस असेट को साल भर काम में लिया है। ठीक बात है। तो अब हमारे पास हेड ऑफिस की बुक्स देखें। अब हेड ऑफिस की बुक्स में असेट अकाउंट है, उसे असेट की वैल्यू कम करनी है तो टू असेट करना पड़ेगा, लेकिन डेबिट क्या करें? डेप्रिसिएशन तो डेबिट नहीं कर सकते, खर्चा तो हेड ऑफिस बुक नहीं कर सकता, तो हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट करता है। अब देखिए इसमें इन एंट्रीज में एक चीज जो आगे आपको काम आएगी, जो ध्यान रखने की है, जहां कहीं भी हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट डेबिट किया है वहां पर ब्रांच ने हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट किया है। जहां कहीं भी ब्रांच अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, हेड ऑफिस ने उसका हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच को डेबिट किया है तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया है। इसका मतलब है जब भी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है, और ऑपोजिट इफेक्ट ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है, ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस अकाउंट है उस पर पड़ता है, वो भी डेबिट या क्रेडिट होगा। अब बताइए अगर मैं ये लिखूं हेड ऑफिस की बुक्स में कभी ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ हो तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब आप ये सारी एंट्रीज अपने नोट्स में देखिए, नोट्स को स्क्रॉल कीजिए, आपके पास नोट्स की फाइल है, मैंने बोला आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स में देखिए किसी भी एंट्री में अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट किया है तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। इसका मतलब है हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस सेम बट ऑपोजिट होगा। अमाउंट सेम होगा। अगर ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस में 1000 रुपए डेबिट है तो हेड ऑफिस की बुक्स के ब्रांच अकाउंट में 1000 रुपए ही होंगे लेकिन क्रेडिट होंगे। ऑपोजिट, अगर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट है तो ब्रांच की बुक्स में 10,000 रुपए ही होंगे हेड ऑफिस के अकाउंट में, लेकिन डेबिट होंगे। ये आप एंट्रीज एक बार चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर हम जब आगे कैश एंड ट्रांजिट का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, गुड्स एंड ट्रांजिट का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तब ये आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अभी जो हमने एंट्रीज पढ़ी हैं उन एंट्रीज के बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके भी स्टडी मटेरियल में चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं आपको ये एंट्रीज याद आती है या नहीं आती है। लिखा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 allocated to the branch but not recorded in branch books। अब ये बोला है give journal entries in the books of branch A। तो आपको केवल ब्रांच की बुक्स में एंट्री पास करनी है। ब्रांच ए है, अहमदाबाद में हो सकती है, कहीं पे भी है ये ब्रांच, तो ये हमारे पास ब्रांच ए की बुक्स में एंट्री पास करनी है। अब इन्होंने बोला है कि हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया है और हेड ऑफिस ने बोला है कि इस खर्चे में से 3,500 रुपए ब्रांच को बुक करने पड़ेंगे। ये खर्चा ब्रांच को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा अपन ने एक एग्जांपल लिया था। बताइए ये खर्चा बुक करने के लिए ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हेड ऑफिस अकाउंट। पढ़ी थी एंट्री? अब चलिए इन्होंने पूछा तो नहीं है लेकिन समझने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? जब हम खर्चा ऑलरेडी कर चुके, मान लो हेड ऑफिस ने 10,000 का खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट का, तो एंट्री पास कर दी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए, एक बार तो हो गया खर्चा। अब साल के लास्ट में अकाउंटेंट बोल रहा है कि इस 10,000 में से 3,500 रुपए का खर्चा
ब्रांच को एलोकेट करना है। ये खर्चा पूरा 10,000 का हम बुक नहीं करेंगे, इसमें से 3,500 का खर्चा ब्रांच में बुक होना चाहिए। तो खर्चा कम कर दें हेड ऑफिस की बुक्स में, तो एंट्री क्या पास करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 3,500 रुपए, और यहां पर भी 3,500 रुपए। आपको याद आई है नहीं आई ये एंट्री? देखिए एक्सपेंसेस में अपन एंट्री को वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेंसेस है हमारे पास, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच, ये इन्होंने एग्जैक्टली पूछा है इस क्वेश्चन में। और इसके लिए हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच टू एक्सपेंसेस, और ब्रांच की बुक्स में जो आपसे एंट्री पूछी है वो है एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस। याद आई ये एंट्री? देखते हैं और क्या पूछा है। अब इन्होंने पूछा है डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच असेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस। असेट अकाउंट किसके पास है? हेड ऑफिस के पास है। डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन बुक करेगा अगर ब्रांच उस असेट को यूज कर रहा है? तो डेप्रिसिएशन का खर्चा जो असेट यूज करता है, अकाउंट कहीं भी हो, जो असेट यूज करता है उसको बुक करना पड़ता है। तो इस केस में ब्रांच के डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन बुक करेगा? ब्रांच। लेकिन असेट अकाउंट तो ब्रांच के पास है ही नहीं, तो एंट्री क्या पास करे ब्रांच? ब्रांच एंट्री पास करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ये एंट्री समझ में आ रही है? लेक्चर को रिवाइंड करके देखिए, ये भी हमारे पास एंट्री हमने पढ़ी हुई है। अब इन्होंने लिखा है नेक्स्ट, और इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हुए थे जब ये क्वेश्चन पूछा था। ब्रांच पेड 2,000 एज सैलरी टू अ हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। अभी हमारे पास जो इंस्पेक्टर है ये हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है, ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है। इसको सैलरी जो मिलती उसका खर्चा हेड ऑफिस को बुक करना चाहिए था। तो खर्चा था हेड ऑफिस का, पेमेंट कर दिया ब्रांच ने। ब्रांच का खर्चा नहीं है, पेमेंट किसने कर दिया? ब्रांच ने। और जब पेमेंट किया, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। तो जब हमने पेमेंट किया तब हमने एंट्री पास कर दी सैलरी टू बैंक। अब जब साल खत्म हुआ तो ब्रांच के अकाउंटेंट को हमने डांट लगाई। हमने बोला अरे ये क्या किया, ये सैलरी का खर्चा अपना खर्चा थोड़ी है, तो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर था, हेड ऑफिस का एम्प्लॉय था, उसको आपने जो 2,000 रुपए दिए हैं वो हमारी सैलरी का खर्चा नहीं है, वो हेड ऑफिस की सैलरी का खर्चा है। सुधारिए इस एंट्री को। बताइए अगर हेड ऑफिस का कोई खर्चा ब्रांच पे करे तो ब्रांच को क्या एंट्री पास करनी चाहिए? क्या खर्चा बुक करना चाहिए? हमने कहा नहीं। अपन ने पढ़ा था एंट्री पास करेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर एंट्री पास होनी चाहिए थी सैलरी की बजाय हेड ऑफिस अकाउंट। अब जो गलती हो गई उसको कैसे सुधारेंगे? तो उसको सुधारने के लिए सैलरी जो डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री पास कर देंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये ब्रांच अपने बुक्स में गलती सुधार देगा। बताइए ये एंट्री समझ में आ रही है? थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एक बार इस एंट्री को बैठकर अच्छे से सोचिएगा, फिर ये एंट्री वापस पास कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच। अब हुआ ये था कि ब्रांच के कुछ डेटर्स थे, हेड ऑफिस में पेमेंट कर गए। उस समय तो जानकारी मिली नहीं ब्रांच को, अब जानकारी मिली है। तो बताइए अब ब्रांच क्या एंट्री पास करे? तो ब्रांच के डेटर्स पेमेंट कर गए हेड ऑफिस में, तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। अगर हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे टू डेटर्स। लेकिन कैश तो आया ही नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करनी चाहिए थी एंट्री अगर कैश हमारे पास आया होता। तो कैश आया हेड ऑफिस में, तो अब क्या करें हम लोग? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंट्री ये पास करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ये भी एंट्री अपन पास कर चुके। अब ये जो दो एंट्रीज हैं, ये दोनों एंट्रीज के एडजस्टमेंट्स हमने अलग अलग लेक्चर्स में समझे हैं। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का आप अगर लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये वाली एंट्री वहां पर समझ में आ जाएगी। और कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, हमारा अलग से एक लेक्चर है कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट के लिए। आप वो लेक्चर सुनेंगे, वो लेक्चर आप देखिए तो आपको ये दो एंट्री समझ में आ जाएंगी। तो ये दोनों एंट्रीज हमने डिफरेंट लेक्चर्स में कवर की है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर का हमारा पर्पस था बेसिक एक एंट्रीज कैसे होती है,
हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में, ये समझना। आई होप आपको ये एंट्रीज समझ में आई होंगी, ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में आगे के एडजस्टमेंट समझने के लिए सबसे पहले ये लेक्चर आपको देखना चाहिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हमें बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम आपके लिए और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि उसका लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, आप उसे देख पाएँ, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी दिक्कतें यूट्यूब के इन लेक्चर्स के थ्रू सॉल्व की जा सके। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।